हेलो स्टूडेंट, आज हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर में ही अब हमें क्या पढ़ना है, सरफेस टेंशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल करे थे, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देख लें। आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें, सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। नाम से ही क्लियर है, किसी भी सरफेस पर क्या हो, टेंशन हो। सरफेस टेंशन का मतलब होता है टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। मतलब किसी भी तरल के सरफेस में जब भी कोई तनाव बल कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसका डेफिनेशन लिखी है, इसे डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये होता क्या है सरफेस टेंशन और ये कब होता है। किसी भी द्रव या गैस की संपर्क सतहें, मान लो कोई भी द्रव और गैस क्या है, कांटेक्ट में आ रही है, उनकी संपर्क सतह क्या करती हैं, खिंचाव में होती हैं, एक खिंचाव बल महसूस करती हैं। यह संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करती है। झिल्ली की तरह इसलिए क्योंकि कभी वो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, आगे जाती है, कभी पीछे आती है, तो एक झिल्ली की तरह काम करती है, प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह, जो थोड़ा तनाव बल या थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है। पृष्ठ के इसी तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे अगर मान लो हमने किसी भी बर्तन में वाटर ले लिया है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल जो द्रव के अंदर होंगे, मतलब हम कह सकते हैं जो नीचे होंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें पता है वाटर जो होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो हमारा उसका हम क्या करें, सबसे नीचे वाले एक मॉलिक्यूल ले लें। तो नीचे जो मॉलिक्यूल होगा, हमें पता है कोई भी वस्तु, अगर मान लो कोई भी जल की बात करें तो जल का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका फॉर्म में होता है H2O। तो इसी तरह से कई सारे H2O मिलकर जल की बड़े अमाउंट की रचना करते हैं। तो हमें पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े अमाउंट में जल बनाया है। तो यहाँ पे कई सारे जल के मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में जुड़े क्यों हुए हैं, एक फोर्स के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। और जोड़ने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे पे वो क्या लगा रहे हैं, खिंचाव बल लगा रहे हैं, जिसमें आपस में क्या है, वो जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप देख रहे हैं वाटर, अगर हम क्या करेंगे, किसी गिलास में वाटर ले लिया और उस सरफेस की बात नहीं करें, सरफेस से अंदर वाले मॉलिक्यूल को ले लें हम, सरफेस से अंदर वाले किसी मॉलिक्यूल को ले लें, तो उस मॉलिक्यूल के अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ जो मॉलिक्यूल हैं और वो भी किसके हैं, वाटर के। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो जितना इस पर फोर्स लगाएंगे, ये मॉलिक्यूल भी उतना ही फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, एक ही जगह अपनी स्थिर बना रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसे, ठीक है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, वाटर के ही हैं। तो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही वो मॉलिक्यूल लगाएंगे, तो ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में बना रहेगा। मतलब आगे पीछे कोई भी इसमें तनाव बल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना फोर्स इधर वाला मॉलिक्यूल इस पे लगाएगा खींचने के लिए, उतना ही ये उस अपोजिट डायरेक्शन में ये लगाएगा, जिससे क्या होगा, संतुलन बना रहेगा, जिससे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, इस पर जीरो रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगा, तो इस पर किसी तरह का सरफेस टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी टेंसाइल फोर्स नहीं है। जैसे अगर मान लो किसी भी हम रस्सी को पकड़ लें, एक बंदा इधर से खींचे, एक बंदा इधर से खींचे, ठीक है, दोनों इधर से और एक इधर से खींच रहा है, लेकिन दोनों का फोर्स क्या है, जब बराबर है, तो जब बराबर है तो फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इधर की तरफ अगर मान लो फोर्स ज़्यादा है और इधर की तरफ फोर्स क्या है, कम, तो इस पर क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स एक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो इसलिए क्या था, सारे फोर्सेस का सम क्या था, जीरो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सरफेस से थोड़ा नीचे, सरफेस से थोड़ा नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है, ये हमने देखा नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे वाटर के हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसे नीचे तरफ फोर्स लगाएंगे, और जो ऊपर है, ऊपर क्या होगी, एयर होगी, ऊपर क्या होगी, एयर। तो एयर के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल पे कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स लगाता है। तो एयर और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा, और वाटर के बीच में कौन सा लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल जो नीचे वाले हैं वो इस मॉलिक्यूल को नीचे तरफ खींचेंगे, और जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर तरफ खींचेंगे। लेकिन हमने देखा ये वाला जो मॉलिक्यूल है वाटर में नीचे की तरफ ज़्यादा है, इसलिए जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं वो इससे खींच के ले जाएंगे नीचे, इसलिए इसमें किसी भी तरह का सरफेस टेंशन नहीं काम कर पाएगा, ठीक है, इसलिए ये नीचे तरफ चले जाएगा, तो कोई भी सरफेस टेंशन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल ले लें, कहाँ का, सरफेस का, बिल्कुल सरफेस का ले लें,
तो बिल्कुल सरफेस का मॉलिक्यूल लेने के बाद हम क्या देखेंगे, ऊपर जो है वो एयर है, एयर इस वाटर के मॉलिक्यूल पे एक फोर्स लगाएगा, एडहेसिव फोर्स, सही है। एडहेसिव फोर्स मतलब जिसके कारण क्या होगा, एयर इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, एयर अपनी तरफ खींचेगा, एयर क्या होगी यहाँ पे, एक दूसरा गैस हो, एक गैस हो गया, और जो नीचे है वो क्या है, द्रव है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसे नीचे तरफ खींचेंगे। तो जब सरफेस टेंशन कब होता है, जब एयर कोई मॉलिक्यूल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जब एयर और वाटर या फिर एयर और द्रव दोनों को कांटेक्ट में आता है, तब उस पर क्या लगता है, सरफेस टेंशन। कैसे, जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे और नीचे के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को नीचे तरफ खींचेंगे, और जो ऊपर का मॉलिक्यूल है वो ऊपर तरफ खींचेगा। तो कभी ऊपर वाले मॉलिक्यूल इधर ऊपर की तरफ खींचना चालू स्टार्ट करेंगे, कभी नीचे का मॉलिक्यूल इसे नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इधर की तरफ खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर तरफ खींचेगा। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, कई तरह के टेंसाइल फोर्स काम कर रहे होंगे, इसे खींच रहे हैं चारों तरफ। तो इसलिए क्या है, तब कोई इधर खींचना चाह रहा है, कोई इधर खींचना चाह रहा है, तो इस पर क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स काम कर रहा है। तो इसी टेंशन फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो किसी भी फ्लूइड के सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अगर बात करें, ए बी और सी किस पर काम करेगा, सी पर काम करेगा। ए पर क्या था, सारे फोर्सेस का सम 0 था इसलिए काम नहीं करेगा। बी पे क्या था, नीचे वाले फोर्सेस का मान ज़्यादा था इसलिए नीचे खींच लिया उसने। लेकिन जो हमने देखा यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर भी खींचना चाह रहा है, नीचे भी। तो एक तरह का प्रत्यास्था झिल्ली की तरह काम कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो जो प्रत्यास्था झिल्ली होती है, ऐसे प्रत्यास्था की आपको पता है, किसी चीज़ को खींचते हैं, छोड़ते हैं, फिर वापस आ जाती है, तो उसी स्टेट की तरह काम कर रहा है ये। तो इस पर क्या है, सरफेस टेंशन काम कर रहा है। समझो आगे को सरफेस टेंशन क्या होता है। अब हम बात करें, अगर मान लो एक आभासी लाइन है ये एल, इस आभासी लाइन एल पर जो क्या काम कर रहा है, जो इस पर फोर्स काम कर रहा है उसी को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर बात करें, हम टी से भी डिनोट करते हैं या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन आर डिनोटेड बाई सिग्मा या फिर टी। तो सरफेस टेंशन को हम टी या सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर या किसी भी लंबाई पर कार्य करने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मात्रा क्या होता है सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैपिलरिटी क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, केशिकात्व या फिर कैपिलरिटी। ये हमारा जो टॉपिक अगला उसका नाम है केशिकात्व या फिर इसे कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी या फिर केशिकात्व की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। केशिकात्व का मतलब क्या होता है, केशिकात्व का मतलब होता है केस के समान पतली नली। ठीक है, केशिकात्व का मतलब क्या होता है, केस के समान पतली नली। केस का मतलब क्या, बाल। तो किसी भी एक पतली नली में द्रव का चढ़ना या उतरना, इसी घटना को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। मतलब किसी भी एक पतली नली में, केशिकात्व का मतलब होता है केस के समान पतली नली, मतलब किसी भी एक पतली नली में, ये कोई भी चौड़ी या बड़ी नली में ये घटना पॉसिबल नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादातर जो घटना होती है केशिकात्व की, ये होती है पतली नली में। तो किसी नली में द्रव का चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है, केशिकात्व कहलाता है। ठीक है, केशिकात्व की 2 तरह की घटना होती हैं। केशिकात्व चढ़ाई होती है, मतलब कैपिलरी ट्यूब, जैसे हमने एक शीशे की ट्यूब ले ली, मान लो ये क्या है, नीचे एक फ्लास्क है जिसमें क्या भर दिया हमने, इसमें हमने वाटर भर दिया है और इसमें भर दिया मान लो पारा। ये क्या भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है वाटर, और यहाँ क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, Hg। यहाँ भरा हुआ है पारा, मरकरी, मतलब 2 फ्लास्क ले लिया हमने, एक फ्लास्क ए, एक फ्लास्क बी। ए फ्लास्क में वाटर भर दिया, बी फ्लास्क में हमने पारा भर दिया। फिर हमने क्या करा, एक पतली कांच की एक पतली नली जिसका व्यास मान लो कुछ भी डी है, एक डी व्यास की एक पतली नली को हमने जैसे इसमें डुबाया, एक पतली नली को जैसे डुबाया, तो जो वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल थे वो इसकी, जो हम बात करें इसमें कितना द्रव था, यहाँ तक द्रव था, तो जो हमारा वाटर था हमने देखा ये थोड़ा ऊपरी चढ़ गया। वाटर क्या हुआ, यहाँ तक चढ़ना था, चाहिए था वैसे नॉर्मल, लेकिन जो पतली नली है इसमें क्या हुआ, द्रव थोड़ा जो सतह थी जिसमें भरा हुआ द्रव था उससे ऊपर चढ़ गया थोड़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे, केशिकात्व चढ़ाई, कैपिलरी चढ़ाई कह सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी राइज कहते हैं इसे टेक्निकल लैंग्वेज में। कैपिलरी क्या है, राइज। तो ये कैपिलरी ट्यूब कहलाती है, जो कांच की एक पतली नली होती है उसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में ये द्रव क्या हो गया, चढ़ गया, तो यही क्या होगा, कैपिलरी राइज घटना कहलाएगी, मतलब द्रव का चढ़ना। और यहाँ पर क्या हुआ, मरकरी में जैसे हमने क्या करा, एक ग्लास की पतली नली को जैसे डाला,
उसमें द्रव क्या हुआ, यहाँ तक था, वैसे मरकरी यहाँ तक था, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा नीचे उतर के आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो मरकरी था वो नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, पारे का कह सकते हैं पारे का फॉल हो गया, पारा उतर गया, जो सतह थी यहाँ तक उससे थोड़ा नीचे उतर गया, तो इसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। कैपिलरी ट्यूब में जो पारा था वो नीचे आ गया तो कैपिलरी फॉल कहते हैं इसे, कैपिलरी उतार। तो यही घटना कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या कहलाता है, केशिकात्व कहलाता है। तो केशिकात्व की दो घटना होती है, कैपिलरी राइज होता है और कैपिलरी फॉल होता है। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताते हैं। देखो यहाँ पर जो ग्लास है, ग्लास में जो मॉलिक्यूल बने होंगे वो ग्लास के मॉलिक्यूल होंगे सारे। वाटर जो हमारा, वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घटना क्या होती है, यहाँ पर आपने इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो पहले क्या आती थी, तेल की जो डिब्बी आती थी, जिससे हम क्या करते थे पहले पुराने ज़माने में लाइट वगैरह जलाते थे, माचिस से डिब्बियों को जो डिब्बी आती थी उसे जला दिया करते थे। तो उसमें जो क्या होती थी उसकी हम कह सकते हैं कैपिलरी की तरह एक धागे की पतली से क्या होती थी, बत्ती बनाते थे। उस बत्ती में क्या होता था, किसी भी हम तेल में उसे डालते थे तो वो तेल क्या होता था, उसके ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाता था, जिससे हम क्या करते थे, जलाने के बाद वो जलने लगती थी डिब्बी। तो उसी तरह से ये घटना क्या होती है, कैपिलरी राइज कहलाती है। कैसे होती है, देखो जो यहाँ पर भरा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल, और जो ये ग्लास की नली है, ठीक है, वो ग्लास के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। तो जैसे हमने कांच की एक नली डाली, इसमें द्रव क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल को एक तरफ अपनी तरफ खींचेंगे तो वो कहाँ, वहाँ पर क्या काम करेगा, कोहेसिव फोर्स काम करेगा। वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स, आसंजन बल काम करेगा। और जो ग्लास और वाटर के बीच में है वो क्या काम करेगा, एडहेसिव फोर्स, आसंजन बल, एडहेसिव फोर्स काम करेगा। अगर हम बात करें जब द्रव इसमें ऊपर चढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है, जो ग्लास है और द्रव है इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, वाटर और वाटर के बीच में आकर्षण बल से अधिक है। समझ रहे हैं आप। तो जो हमारे ग्लास है और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसने द्रव को क्या करा, अपनी तरफ खींच लिया, ऊपर चढ़ा लिया। और जो द्रव और द्रव के बीच में क्या था, अट्रैक्शन फोर्स कम था, इसलिए यहाँ से द्रव क्या पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। जैसे अगर मान लो किसी रस्सी को हम खींच रहे हैं तो मान लो एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ग्लास की जो नली है और वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या था, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनके बीच में फोर्स कम है, इसलिए इधर से क्या हो गया, द्रव ऊपर चढ़ गया द्रव, ठीक है, यहाँ से भी द्रव ऊपर चढ़ गया। तो यही कैपिलरी राइज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब एडहेसिव फोर्स क्या है, अधिक है, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे क्या है, कम। तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पर अधिक है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, तब क्या कौन सी घटना होती है, कैपिलरी राइज होती है। और कैपिलरी राइज में ये वाला जो आपका पृष्ठ बन गया इस तरह से कर्व, अवतलाकार बन गया, अवतलाकार जो कर्व बना है, इसी सरफेस को अगर हम आगे बढ़ा दें तो इसी घटना, ये क्या है, ये शो कर रहा है यहाँ पे सरफेस टेंशन, मतलब इस सरफेस पे क्या काम कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला वाटर नीचे तरफ खींच रहा है, तो इस पर क्या काम कर रहा है, सरफेस टेंशन सिग्मा। और कितने कोण से, थीटा कोण से, मतलब इस वाली वर्टिकल नली से थीटा कोण पर क्या काम कर रहा है, सरफेस टेंशन काम कर रहा है, ठीक है, सिग्मा। अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम कोण कितना होता है, किसमें, कैपिलरी राइज में। कैपिलरी जब राइज होती है तब उसमें मैक्सिमम कोण जो होता है, थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से कम ही होगा, 90 डिग्री से हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कम होगा थीटा का मान। कैपिलरी फॉल कब होगा, अब यहाँ पे बात करें हमारा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की तो बात होगी। तो जो मरकरी और मरकरी होता है इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्लास और मरकरी के बीच में। तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। उसके कंपेरिजन में क्या होता है, मरकरी और मरकरी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा। इसी तरह से अगर आप मान लो कहीं पर भी एक कांच की नली में या कहीं पर भी क्या करेंगे, पारा ले लेंगे और पारे को जैसे गिराएंगे तो पारे की बिना एक बूंद छोड़े पूरा पारा एक साथ नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो पारे के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा मरकरी होगा वो नीचे तरफ खिंच जाता है, क्योंकि ग्लास के बीच में और मरकरी के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो
क्या करेगा, मरकरी और मरकरी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो मरकरी है वो इधर से इधर की तरफ खींच लेगा और यहाँ पे जो मरकरी है उससे नीचे की तरफ खींच लेगा। तो हमारा मरकरी जो होता है तो थोड़ा क्या होता है, नीचे उतर जाता है, ठीक है। एच हाइट क्या होता है, नीचे उतर जाता है, ठीक है। इससे क्यों उतराया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा कोहेसिव फोर्स क्या है, अधिक है। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स कम था, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स अधिक होता है पारे कंडीशन में, इसलिए क्या होती है, कैपिलरी उतार हो जाता है, कैपिलरी फॉल हो जाता है। यहाँ पे थीटा को जो कोण होगा ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से ऑलवेज आपका 90 डिग्री से अधिक ही होगा, क्योंकि हम कोण जो लेते हैं हम इस वर्टिकल नली के साथ लेते हैं, तो हमेशा जो कोण होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होगा, अब ये होगा सरफेस टेंशन, तो ये हमारी जो अब उत्तलाकार सरफेस बननी है इसकी, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बन गया सरफेस टेंशन सिग्मा। सिग्मा जो हमारा सरफेस टेंशन आ रहा है वो कितना कोण होगा, ऑलवेज क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। अब इसका हम छोटा सा एक डेरिवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए आप, इसमें जो हमारी कैपिलरी है, ठीक है, जो कैपिलरी है उसमें डी क्या है हमारा, डी क्या है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास, थीटा क्या है, द्रव तल का संपर्क कोण, एच क्या है, केशिका चढ़ाई की ऊंचाई या फिर उतार की ऊंचाई, मतलब द्रव कितना ऊपर चढ़ गया नॉर्मल फ्लास्क से, कितना नीचे उतर गया, ठीक है। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, डब्ल्यू क्या है, भार घनत्व, डेंसिटी आपको पढ़ा था हमने, ये दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा है, भार डेंसिटी, भार घनत्व, ठीक है, वेट डेंसिटी कहते हैं इसे। इसका मान क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो जी होता है, ठीक है। अब हम देखो, हम डेरिवेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि यहाँ पर कितना, मतलब जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई तक द्रव उतर रहा है या कितना ऊंचाई तक चढ़ रहा है, तो कितना ऊंचा चढ़ेगा या फिर कितना उतरेगा, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो एक नॉर्मल चीज़ कह सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर द्रव ऊपर चढ़ गया या नीचे उतर गया, उसके बाद क्या होगा, ये संतुलन के स्टेट में आ जाएगा, मतलब द्रव क्या रहेगा, विरामावस्था में आ जाएगा। फिर विरामावस्था में कब आएगा, जब ये यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो ऊपर तरफ काम कर रहा है, और जो इसका वेट होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो उसका वेट नीचे तरफ होगा। तो जब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली फोर्स लगा रहे होंगे, क्यों, वेट क्या है, एक तरह से भारी फोर्स होता है, तो वेट के कारण नीचे तरफ फोर्स लगेगा, और जो यहाँ पे सरफेस टेंशन है वो ऊपर तरफ। इसका अगर हम घटक कर दें, ये सिग्मा क्या है, थीटा कोण पर है, तो इसका घटक कर दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि जिस सरफेस के साथ थीटा कोण लेता है उसके साथ क्या बन जाता है, सिग्मा कॉस थीटा। तो ये कितना होगा, ये वाला इसका हम घटक कर दें तो कितना हो गया, सिग्मा कॉस थीटा। तो सिग्मा कॉस थीटा इसका ये वर्टिकल घटक हो गया। तो ऊपर तरफ लगने वाला बल जो होगा, ऊपर तरफ जो बल लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, नीचे की तरफ जो वेट काम कर रहा है उसका टोटल बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगी, क्वेश्चन, पानी के स्तंभ का भार, पानी जो स्तंभ में भरा है, जो नली में पानी भरा हुआ है उसका जो भार होगा बराबर हो जाएगा किसके, तल के तनाव बल का घटक के बराबर। मतलब जो तल पर जो हमारा यहाँ पे वाटर है उसके अलग अलग लेयर पे मान लो ऊपर तरफ क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, तो ऊपर तरफ जिस सारे फोर्सेस का सम बराबर किसका हो जाएगा, इसका टोटल नीचे तरफ जो वेट है बराबर हो जाएगा संतुलन कंडीशन में। तभी तो इक्वेशन हम निकाल पाएंगे इसकी। तो पानी के स्तंभ का जो भार होगा नीचे तरफ बराबर हो जाएगा तल के तनाव बल का घटक। मतलब कौन सा घटक लेंगे, वर्टिकल, क्योंकि हमारा जो हमने देखा था सरफेस टेंशन काम कर रहा था थीटा कोण पर, लेकिन हमने इसका घटक कौन सा लेना है, इसका लेना है वर्टिकल घटक सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर हम बात करें संतुलन की स्थिति में क्या हो जाए, पानी के स्तंभ का भार बराबर तल तनाव बल का घटक। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो कैसे आ जाओ, पानी के स्तंभ का भार आप पता ही है, भार क्या होता है, इस टोटल जो नली में द्रव चढ़ाता है उसका वेट, वेट कितना होगा, वेट होगा आपका, अगर हम बात करें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, इससे पिछले लेक्चर में, तो हमारा क्या था, भार डेंसिटी, वेट डेंसिटी क्या थी, भार अपॉन आयतन। तो यहाँ से अगर भार का मान निकालें तो भार इसका लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू बी। स्मॉल डब्ल्यू क्या है इसका, स्मॉल डब्ल्यू है भार घनत्व, तो रो जी ले सकते हैं इसे। और जो हमारा बी है ये क्या है, आयतन है, आयतन के ले सकते हैं इसका π/4 डी स्क्वायर इंटू कितनी ऊंचाई तक है, एच। तो जो नली है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल नली के लिए आयतन होता है π/4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर अगर बात करें भार कितना आ गया हमारा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एच आ गया। भार आ गया स्मॉल डब्ल्यू इंटू बी, स्मॉल डब्ल्यू का मान रो जी भी ले सकते हैं या फिर स्मॉल डब्ल्यू, बी का मान π/4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो ये आ गया पानी के स्तंभ का भार कितना आ गया, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, यही रख दी उठा के हमने यहाँ पर। तो पानी के स्तंभ का भार आ गया बराबर क्या हो जाएगा, तल तनाव बल का घटक,
जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन होता है F/L। तो फोर्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये किसको, ये भार जो होता है एक तरह का बल होता है, तो इसके बराबरी में क्या रखना पड़ेगा, बल, तभी तो ये संतुलन में आएगा। तो बल क्या होगा हमारा, बल इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू एल। और सिग्मा क्या होगा हमारा, हमने वर्टिकल घटक लिया तो सिग्मा कौन सा होगा, सिग्मा कॉस थीटा होगा। यहाँ पे सिग्मा के स्थान कौन सा होगा, सिग्मा कॉस थीटा। एल क्या है, वो सरफेस जिस पे सरफेस टेंशन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन कहाँ पर काम कर रहा है, इस पूरी सरफेस पर। पूरी सरफेस का मतलब क्या है, इसकी परिधि कितनी होगी, पूरा डायमीटर डी है और परिधि क्या होगी, पाई डी। पाई डी परिधि पर काम कर रहा है, कितना सरफेस टेंशन काम कर रहा है, सिग्मा कॉस थीटा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा बल होगा, ऊपर तरफ जो बल होगा हमारा क्या होगा, पाई डी। क्योंकि हमारा देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू F/L। तो यहाँ से F का मान लिखें, क्योंकि बल ही बराबर करेंगे हम। तो जब बल बराबर करेंगे तो वेट के बराबर जब बल करेंगे तभी संतुलन में आएगा। तो F बराबर सिग्मा इंटू एल। और सिग्मा कौन सा लिया हमने, वर्टिकल घटक, सिग्मा कॉस थीटा। एल क्या है, वो सरफेस जिस पर सरफेस टेंशन काम कर रहा है। यहाँ पे सरफेस कौन सी थी, सरफेस थी यहाँ पर पूरी परिधि पाई डी। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई डी। तो यहाँ पर बराबर में क्या कर देंगे, पाई डी इंटू सिग्मा कॉस थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एच का मान आ जाएगा फोर्स, मतलब सबको काटोगे सॉल्व करोगे फिर आ जाएगा यहाँ पर फोर्स सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू डी। स्मॉल डब्ल्यू के ले सकते हैं रो इंटू जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है H इक्वल टू फोर्स सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो हमसे ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है कई बार, हमसे कहता है H इक्वल टू फोर्स सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी को ड्राइव करिए। तो यहाँ से आपको डेरिवेशन करने का प्रोसेस है। तो इसमें आप कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल दोनों का डेरिवेशन सेम ही है, ठीक है। किसी का डेरिवेशन पूछा जाए आपसे तो आपका सेम ही फॉर्मूला आएगा और सेम ही कंडीशन है दोनों के लिए, ठीक है।